Hello Commandos, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss our chapter Semiconductor Electronics, Material Devices and Simple Circuits. So चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखो हम सबसे पहले यहां पर बात करने वाले हैं रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई? देखो पहले बेसिक है एकदम, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिकॉलिंग है एक तरह से। रेजिस्टिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू अपोज द करंट, एबिलिटी टू अपोज द करंट, एबिलिटी टू अपोज द करंट। विद्युत धारा का विरोध करने की जो क्षमता है या प्रवृत्ति है उसे हम कहते हैं क्या? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। फिर है कंडक्टिविटी, तो ये है एबिलिटी टू पास द करंट, मतलब विद्युत धारा को अपने आप में से प्रवाहित होने देने की क्षमता को कंडक्टिविटी कहते हैं। या कहिए ये है आपकी चालकता और ये है आपकी प्रतिरोधकता। ठीक है, एकदम बेसिक चीजें हैं। इसको हम सिंबल देते हैं रो और इसको हम सिंबल देते हैं सिग्मा। अब यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं एक बात को, वो है देखो यहां अपोज करना है, यहां पास करना है। इसका मतलब यह है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के होते हैं अपोजिट। ठीक है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो अब यहां पर हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली देखो, ये रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के बेसिस पर हमारे पास में जो मटेरियल है वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है, एक होते हैं आपके कंडक्टर्स और एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब ये क्या चीज है जरा देखते हैं बेटा। तो देखो इंसुलेटर वो चीज है जहां पर रेजिस्टिविटी है आपकी हाई, हाई रेजिस्टिविटी, इसको पहले हाई वर्ड लिखना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी। या इन शॉर्ट आप ये कहिए इंसुलेटर वो मटेरियल है जिनमें से करंट फ्लो नहीं होता है। फिर आते हैं आपके कंडक्टर्स, तो भैया कंडक्टर्स में लो रेजिस्टिविटी, मतलब इनमें से करंट इजीली फ्लो होता है। रेजिस्टिविटी लो है मतलब करंट इजीली फ्लो होगा। या कहिए हाई कंडक्टिविटी, मतलब करंट इजीली यहां पर क्या होगा? फ्लो होगा। अब तीसरा जो है वो है आपके बेटा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है, हुज कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या है? लाइज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। क्लियर है? एकदम बेसिक बात है। नई टर्मिनोलॉजी आपको क्या देखने को मिल रही है? सेमीकंडक्टर, जो कि जाहिर सी बात है चैप्टर का ही नाम है, इसलिए ये एक कुछ तो नया यहां पर आने ही वाला है। यस और नो? तो अब ये पूरी कहानी यहां पर आई, तो एक बात और हम बतलाते हैं। अब ये है आपके रिगार्डिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्मूला याद करिए, ये है आर टी बराबर आर ओ 1 प्लस का अल्फा टी। ये आपने फॉर्मूला सुना है क्या? बिल्कुल। तो भैया एक बात समझते हैं कि फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ये फॉर्मूला मैंने मिटा दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है दैट इज अल्फा, ये आपका यहां पर होता है
पॉजिटिव। ये यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव होने के कारण ऐसा होता है। लेकिन जब हम बात करें फॉर इंसुलेटर्स, सॉरी इंसुलेटर नहीं, सेमीकंडक्टर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स के लिए जब हम बात करते हैं तो भैया यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। और टेम्परेचर कम करोगे मतलब यहां पर क्लियर सी बात है, टेम्परेचर यदि कम करोगे तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, वो यहां पर नेगेटिव होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि भैया एट 0 केल्विन, यदि 0 केल्विन टेम्परेचर यदि मैं कर दूं तो एट ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर जो आपके सेमी कंडक्टर्स हैं, जो आपके क्या हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहां पर आपको पता होना जरूरी है। नाउ आगे बढ़ता हूं मैं, तो भैया सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भैया आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंटल और एक होते हैं कंपाउंड। तो एलिमेंटल का एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और कंपाउंड में आपके फिर से तीन होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक में कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक एंथ्रासीन, डोप्ड थैलोसाइनाइन। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, तो पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन, ये इसके एग्जाम्पल है। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ पूछ ले इससे रिलेटेड चीज, ठीक है। चलो हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया गया है। मैं यहां पर हेडिंग डालना भूल गया हूं। ये है आपके एनर्जी बैंड डायग्राम। ये एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है ना, कि ये आपके कंडक्टिविटी को रिलेट करने वाला एक डायग्राम है, जिसमें आपको कुछ चीजें यहां पर दिखाई गई हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, और यहां पर मेटल लिखा है। ये मान लीजिए ये हैं आपके कंडक्टर्स, बिकॉज मेटल्स आर द कंडक्टर्स। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास में दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। तो जो इंसुलेटर होता है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो बैंड गैप है वो काफी बड़ा होता है, जबकि कंडक्टर्स में यही जो है वो एक दूसरे के अंदर में ओवरलैप रहते हैं। कैसे रहते हैं, ओवरलैप रहते हैं, और जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बड़े ही इजीली मूव कर जाते हैं। जबकि इंसुलेटर में ये बैंड गैप काफी बड़ा होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको लग रहा होगा बहुत छोटा नंबर है, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये बड़ा नंबर है, इसलिए यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता है। जबकि सेमीकंडक्टर में ये क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। तो इसके कारण क्या होता है, यदि थोड़ी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए तो देखो यहां पर बड़े ही इजीली ये काम हो जाता है। जैसे कि यहां पर भी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो रेजिस्टेंस घटा मतलब बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में अवेलेबल थे, वो आपके इजीली कंडक्शन बैंड में यहां पर मूव कर जाते हैं, और इसके कारण करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब फिर से हम एक बार और क्लासिफिकेशन करेंगे सेमीकंडक्टर्स का। तो भैया देखो यहां पर याद रखना कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनको मेनली फिर से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर से हम यहां पर दो पार्ट्स में इन्हें क्लासिफाई करते हैं। एक है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो यहां पर आपको ध्यान देना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, क्या लिखा मैंने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब भैया इंट्रिंसिक वाले कौन से हैं,
तो भैया सिंपल है, द सेमीकंडक्टर्स, ऐसे सेमीकंडक्टर, अब देखो हम यहां पर एलिमेंटल के बारे में ही बात कर रहे हैं, द सेमीकंडक्टर्स विच आर अवेलेबल in their pure most form, तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, जबकि एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं भैया? द सेमी कंडक्टर्स, ऐसे सेमी कंडक्टर्स जिनमें इंप्यूरिटीज होती हैं, जिनमें क्या होती हैं? इंप्यूरिटीज, जिनमें क्या होती हैं? इंप्यूरिटीज होती हैं, विच हैव इंप्यूरिटीज इन दियर लैटिस स्ट्रक्चर, उनके लैटिस स्ट्रक्चर में क्या पाई जाती हैं? इंप्यूरिटीज पाई जाती हैं। अब एक बात बताओ मुझे, ये इंप्यूरिटीज जो आई हैं ये अपने आप आ गई या कहीं से मिलाई होंगी? तो वो हमने मिलाई हैं, तो मैं यहां पर एक वर्ड डिफाइन करता हूं, डोपिंग। क्या डिफाइन करता हूं? डोपिंग। तो ये डोपिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटीज, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटीज टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम इंप्यूरिटीज मिलाते हैं तो वो जो प्रोसेस है उसे डोपिंग कहा जाता है, और इसके कारण बनने वाले जो हैं वो हैं आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब थोड़ा सा यदि मैं आगे बढ़ूं तो देखो ये जो इंप्यूरिटीज है इसके कारण एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो आगे फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंप्यूरिटीज, एक होते हैं पी टाइप और एक होते हैं एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पता कैसे लगेगा पी टाइप और एन टाइप का? तो अब समझना, देखो यहां पर जो आपने देखा एलिमेंटल में, तो यहां पर आप एग्जांपल देख पा रहे हो, ये है सिलिकॉन, ये है जर्मेनियम, जो कि कैसे हैं? टेट्रावेलेंट है। कैसे है? टेट्रावेलेंट। मतलब क्या है? इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या? 4। टेट्रा का मतलब 4, वैलेंट मतलब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बात समझ में आ रही है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब जब हम इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे भी कुछ भी इंप्यूरिटी ऐड कर दी। जैसे गोल्ड में आप लोहे की इंप्यूरिटी ऐड करते हो क्या? नहीं, गोल्ड में काई की इंप्यूरिटी ऐड होती है? सिल्वर की, कॉपर की, जिंक की, कैडमियम की। सर इसके अलावा भी कुछ होती है क्या? हाँ, उसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, जो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं, पीरियोडिक टेबल में वहां पे ढूंढना, वहां पे वही जो चीजें हैं वही है। ठीक है, अब ऐसे बताने के लिए नहीं होती हैं वो सब चीजें। ठीक है, चलो, तो अब हम यहां जो इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं तो वो 2 टाइप की इंप्यूरिटीज हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जब आप ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हो, when trivalent impurities are added, when trivalent impurities are added, तो भैया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जब पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज को ऐड करते हो, कौन सी? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास में बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं यहां पे इंप्यूरिटीज का एग्जाम्पल, ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटीज का एग्जाम्पल, तो ये आएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और यहां यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज का, यदि मैं एग्जाम्पल दूं यहां पर, तो आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, ये एसबी, इतना केमिस्ट्री आती है ना आप लोगों को, आनी चाहिए भाई, कुछ टाइम बाद आप नीट देने वाले हो, है ना। तो इस तरह से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। अब इनमें हम क्या करते हैं कि देखो यहां पर बताया गया है कि जो लैटिस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया गया है,
लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब मैंने इसको डायरेक्टली डायग्राम के फॉर्म में लिया है। यहां पर देखो, यहां पे सब जगह सिलिकॉन के एटम है जो कि क्या है, टेट्रावैलेंट है। तो इसमें क्या है, देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होल ऐसी कुछ तो भी चीज दिख रही है। अब ये होल क्या है ये थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा जब मैं आगे बढ़ूंगा पी टाइप पे। अब देखो यहां पर ये दो चीजें बताई गई हैं, तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर यहां दिखाया गया है और यहां दिखाया गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। बताओ कैसे पता लगा? देखो इंप्योरिटीज को, यहां कौन सी इंप्योरिटी मिल रही है, यहां मिलाई गई है एल्यूमिनियम, बराबर। इसे थोड़ा सा बड़ा करूं क्या? अब देखना जरा, देखो यहां पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि ये सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और बीच में एक एल्यूमिनियम का एटम फंस गया। अब जहां एल्यूमिनियम का एटम फंसा है वहां आप देखिए क्या होता है, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखो 3 इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, जिसने आपस में बॉन्ड बना लिया था सिलिकॉन के साथ में। लेकिन यहां देखो, यहां पर ये वाला जो सिलिकॉन है ये भी तो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर खाली जगह है। तो ये जो खाली जगह है इसे ही कहा जाता है होल। इसे ही क्या कहा जाता है, होल। होल क्या है आपकी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो बेसिकली होल को इंडिकेट करता है और इसे पॉजिटिवली चार्ज्ड माना जाता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड माना जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन होता तो वहां पे नेगेटिव उतना होता, तो वहां इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उतना ही माइनस कम हुआ मतलब उतना प्लस हो गया। ऐसे इसको कंसीडर किया जाता है। जबकि यहां देखो ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस क्या है बेटा, पेंटावैलेंट। देखो यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन और एक पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां और बैठा है। तो चारों ने तो बॉन्ड बना लिया, अब ये पांचवा क्या है, ये फ्री घूम रहा है। तो ये है लूजली बाउंड पांचवा इलेक्ट्रॉन, जिसे कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके नाम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात ध्यान रखते हैं यहां पर कि भैया होल जो है ये आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इन पी टाइप और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे ये, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे ये किसमें, एन टाइप में। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगी कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि पी और एन को आप सेग्रीगेट कर सको। देखो ये यहां से सेपरेट आउट हो गया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे किसमें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर वर्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज लेकर जाने वाला। और यही चीज माइनॉरिटी में होगी किसमें, इन पी टाइप में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो क्या हो रहा है ना, रियलिटी ये है कि पी टाइप भी ऐसे नहीं बनता, इसमें भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं और जब एन बना रहे होते तब उसमें भी ये बनता है, क्योंकि ये तो पी और एन अलग अलग नहीं बनाए जाते हैं, तो इसके कारण ऐसा यहां पर होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर वगैरह क्लियर है? स्ट्रक्चर क्लियर है तो अब हम यहां पर एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है चार्ज डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर एक रिलेशन आता है बेटा, देखो ये रिलेशन यहां लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक की चार्ज डेंसिटी यदि ni हो, इलेक्ट्रॉनों की ni हो और होल्स की nh हो, तो ये आपस में इस प्रकार से रिलेट होते हैं, ni² बराबर ne इंटू nh। इस पर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे छोटे मोटे, तो इस पे ध्यान जरूर दें, इस पे ध्यान जरूर दें। यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत?
अब यहां पर जो हमने P और N बनाया है, उस P और N के बेसिस पर यहां पर एक चीज आ रही है जिसे कहा जाता है PN जंक्शन। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से जोड़ते हैं तो हमारे पास में बनता है PN जंक्शन। क्या बनता है? PN जंक्शन बनता है। अब PN जंक्शन की खास बात क्या है बेटा कि देखो P टाइप के अंदर में होल्स मेजॉरिटी में है और फ्री इलेक्ट्रॉन इक्का दुक्का है, ठीक है। और N टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में और होल्स इक्का दुक्का है। तो जब हम इन्हें आपस में पास में लेकर के आते हैं तो जहां पर ये मिलते हैं वहां बनता है PN जंक्शन। अब जंक्शन पे क्या होता है कि जो होल्स हैं, होल्स फ्रॉम P साइड स्टार्ट डिफ्यूजिंग टुवर्ड्स जंक्शन, और सेम चीज उधर से भी होती है। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड स्टार्ट डिफ्यूजिंग टुवर्ड्स जंक्शन की तरफ डिफ्यूज होना ये स्टार्ट करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जब ये चलते हैं तो भैया ये पीछे छोड़ते हैं एक इमोबाइल चार्ज कैरियर, पीछे वो छोड़ के जाते हैं एक इमोबाइल आयन, जो कि जैसे यहां से ये होल्स निकला तो पीछे यहां पर इसने एक इमोबाइल आयन ये वाला छोड़ा है जो कि यहां पर भी दिख रहा है। और जब ये यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ये पीछे छोड़ के जाते हैं पॉजिटिव इमोबाइल आयन छोड़ के जाते हैं। तो जंक्शन पे क्या हो रहा है कि ये जब डिफ्यूजन हुआ तो इस डिफ्यूजन होने के कारण यहां पर एक डिफ्यूजन करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। लेकिन यहां पर मेन बात क्या होती है वो समझते हैं कि यहां पर ये मिलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स और एक न्यूट्रल रीजन तैयार करते हैं। तो क्या होता है कि इस ऐसा होने से एट जंक्शन पर क्या होता है, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिकंबाइन होते हैं एंड क्रिएट्स अ न्यूट्रल रीजन, एक न्यूट्रल रीजन बनाते हैं कॉल्ड एज, जिसे कहा जाता है डिप्लीशन लेयर। इसे क्या कहा जाता है? डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर के अंदर में क्या होता है, देखो यहां बहुत थियरी है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है भाई और याद ही होना चाहिए, बिल्कुल जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी करना है। अब डिप्लीशन लेयर बनने के बाद में क्या होता है कि देखो इस साइड में ये नेगेटिव इमोबाइल आयंस है तो इनका एक नेगेटिव पोटेंशियल है, यस और नो, और यहां पर पॉजिटिव इमोबाइल आयन है एन साइड में, ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन इसका एक पोटेंशियल और इसका एक पोटेंशियल, इसके कारण यहां पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जो कि कारण बनता है यहां पर बैरियर पोटेंशियल बनने का। और जब ये बैरियर पोटेंशियल बनता है तो ये आगे इट स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन, ये बैरियर पोटेंशियल बनने से आगे फिर से डिफ्यूजन की प्रोसेस हो जाती है स्टॉप। डिप्लीशन लेयर बनने से डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप होती है। और यहां पर देखिए क्या होता है कि इधर में पॉजिटिव और इधर में नेगेटिव, तो ऐसे जंक्शन पे एक इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है विच स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से फोर्स कैसे लगेगा चार्जेस पर। अब जिसको ये बात पता ही नहीं है तो वो भाई सर खुजाए ऐसे बैठ के, अरे यार ये क्या बोल रहे हैं सर, अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये न्यूट्रल कहां हुआ, इसमें तो चार्जेज हैं। अरे भाई ओवरऑल सेम चार्ज है तो न्यूट्रल हो गया ना, माइनस और प्लस ने एक दूसरे को कैंसल। तो यहां पर लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है इनका एक पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज है इनका एक पोटेंशियल है, तो इसके कारण यहां पर बनता है एक बैरियर पोटेंशियल। क्या बनता है? एक बैरियर पोटेंशियल बनता है डिप्लीशन लेयर पे, जो आपका फिर से जो आगे जो डिफ्यूजन प्रोसेस होने वाली थी उसे क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, लेकिन उसी समय जब ये चार्ज कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण यहां पर फिर से आपका क्या होता है,
ये तो इसने रोक दिया। इज इट क्लियर? श्योर है? तो अब ये जो हुआ है, अब इसका करना क्या है, क्योंकि हमें तो सिंपल डिवाइसेस के बारे में बात करनी है। तो उससे पहले यहां पर एक टर्मिनोलॉजी दे रखी है जो है बाइसिंग। क्या है? बाइसिंग। तो भैया किसी भी डिवाइस को एक्सटर्नल डीसी सप्लाई से कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है बाइसिंग। अब डायोड के केस में ये क्या है सर? डायोड, ये तो आपने बताया ही नहीं कुछ। ये जो हमने पीएन जंक्शन बनाया है इसी को हम आगे करके नाम देते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है? तो बायसिंग जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं, पी साइड टू हाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पी साइड कनेक्टेड टू लिखना चाहिए, पी साइड कनेक्टेड टू। पी साइड जो है पीएन जंक्शन की उसे कहां कनेक्ट करते हैं? कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल टर्मिनल। और जो एन साइड है उसे हम कनेक्ट करते हैं लो पोटेंशियल टर्मिनल से, बैटरी के, क्योंकि बैटरी से ही कनेक्ट करना है। दूसरी जो टाइप होती है उसे कहा जाता है रिवर्स बायसिंग। अब देखो रिवर्स बायसिंग में फिर क्या होगा? उल्टा होगा। कैसे? कि भैया पी साइड जो है उसे हम कनेक्ट करते हैं लो पोटेंशियल टर्मिनल से, और एन साइड जो है उसे कनेक्ट किया जाता है हाई पोटेंशियल टर्मिनल से। अब यहां पर एक चीज और आती है, वो है बेटा पीएन जंक्शन का सिंबल। तो जो कि मुझे यहां पर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं। वो है कि देखो ये इस प्रकार से हम इसे डिफाइन करते हैं पी और एन को सर्किट में, क्योंकि देखो सर्किट में हम इतनी बड़ी चीजें नहीं बना सकते। जब इतनी बड़ी नहीं बना सकते तो हम इसे एक सिंबल के तौर पे यूज करते हैं, और ये है आपका सिंबल किसका? पीएन जंक्शन डायोड। डिवाइस का नाम है डायोड। डायोड का बेसिक मतलब होता है दो टर्मिनल, वो सभी के लिए यूज होता है। अब यहां क्या है, पी और एन से बनाया है तो इसे सिंपल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। यहां पर ऐसा सवाल आता है आपको कि भैया आइडेंटिफाई द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स। अच्छा, सब पे लिखा हुआ है क्या? मुझे लगा मैंने बिना लिखा हुआ डायग्राम उठाया, कोई बात नहीं। देखो अब देखो सिंपल सी बात है, पी और एन है। देखो यहां 5 वोल्ट है, यहां 0 वोल्ट है, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस। फिर से देखो पी और एन 2 वोल्ट लो है, मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस। फिर देखो एन पे -5 है, इधर पी पे +5 है, तो ये लो पोटेंशियल है, मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस। फिर देखो इधर -5 है और इधर 0 है, तो -5 और 0 में ये हाई पोटेंशियल है और ये वाला लो पोटेंशियल है, तो इसलिए इसको रिवर्स बायस बोला गया है। तो ऐसे यहां पर भी 4-5 एग्जाम्पल दिए गए, इनको आप देखिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि भैया कौन सा यहां पर फॉरवर्ड बायस है और कौन सा यहां पर रिवर्स बायस है। कर पाओगे क्या? पक्का? चलो तो अब देखो पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग मतलब क्या हो रहा है, ये और ये आपने इसे फॉरवर्ड बायस कनेक्ट किया, ये पी साइड, ये एन साइड, ये प्लस और ये माइनस। लेकिन इसका ऑपरेशन कैसे चलेगा जरा देखते हैं। देखो यहां पर जो आपका बैरियर पोटेंशियल बन रहा था, देखो ये जो 0.7 लिखा है, 0.7 वोल्ट है बेसिकली जो बैरियर पोटेंशियल में मिलता है। याद रखें बैरियर पोटेंशियल जो होगा फॉर सिलिकॉन ये आएगा 0.7 वोल्ट, और फॉर जर्मेनियम ये आपको मिलेगा 0.3 वोल्ट। अब आपने इसे कनेक्ट किया तो अब क्या होगा कि देखो ये बैटरी का हाई पोटेंशियल है, मतलब यहां से आपके पॉजिटिव चार्जेस पी साइड पे पहुंचेंगे और यहां से नेगेटिव चार्जेस एन साइड पे पहुंचेंगे, जो क्या करेंगे, इन होल्स को आगे पुश करेंगे और ये वाले इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को इधर पुश करेंगे। लेकिन बैरियर पोटेंशियल क्या बोलेगा भाई, मैं नहीं आने दूंगा। बैरियर पोटेंशियल क्या बोलेगा, मैं नहीं आने दूंगा। लेकिन
अब इसकी ताकत इतनी सी है। अब जनरली जो हम बैटरी लगाते हैं जनरली 5 वोल्ट के आसपास तो लगाते ही हैं, यस और नो। तो अब इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी ताकत कम है, तो भैया जब तक इसकी ताकत है तब तक तो ये रोकता है, लेकिन जैसे ही बैटरी हावी होती है तो ये इस डिप्लीशन लेयर को तोड़ देती है। डिप्लीशन लेयर को क्या कर देती है? तोड़ देती है। और इधर के जो होल्स है ये इधर पूरा क्रॉस कर जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस करके इधर आ जाते हैं, और इस प्रकार से चार्जेस का यहां पर होता है फ्लो और करंट फ्लो होने लगता है। चार्जेस का फ्लो मतलब करंट फ्लो हुआ। तो हम यहां पर लिखते क्या है वो समझिए कि यार इन फॉरवर्ड बायस डायोड एक्ट्स एज क्लोज्ड स्विच दैट इज ये और इसे क्लोज स्विच की तरह बना देते हैं, ठीक है। और इन फॉरवर्ड बायस करंट फ्लोज थ्रू डायोड में से करंट फ्लो होता है। ये बात समझ में आ रही है? क्यों हुआ करंट फ्लो? क्योंकि देखो ये रोक नहीं पाया, ये जो बैरियर पोटेंशियल थी उसकी ताकत कम पड़ गई, इसकी ताकत ज्यादा है, तो इसमें से करंट फ्लो हुआ। और करंट हमेशा देखो कभी भी किसी क्लोज स्विच में से फ्लो होता है, ओपन स्विच में से होता है क्या? नहीं। ये है इसकी कहानी कि भाई हम इसे ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस में ऐसे हुआ तो रिवर्स बायस में क्या होगा? देखो रिवर्स बायस में क्या हो रही है कहानी, क्या इधर में माइनस है इधर में प्लस है, तो यहां से माइनस यहां पहुंचेगा पी साइड पे और एन साइड पे पहुंचेंगे प्लस। तो यार ये जो है ये क्या करेंगे, इन पॉजिटिव वालों को इधर में अट्रैक्ट करेंगे अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये इधर में जो प्लस है वो नेगेटिव वालों को या फ्री इलेक्ट्रॉनों को जंक्शन से दूर अट्रैक्ट करेगा। इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण जो डिप्लीशन लेयर था उसकी विड्थ बढ़ गई, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई, मतलब डिप्लीशन लेयर को एक तरह से सपोर्ट दे दिया इस बैटरी ने, तो जिसके कारण डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई। अब डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ बढ़ी है तो इसके कारण चार्जेस तो जंक्शन को क्रॉस कर ही नहीं रहे, लेकिन कौन से वाले? जो मेजॉरिटी में है, क्योंकि हम बात देखो मेजॉरिटी की कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और कहानी है कि यार इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन इधर में भी है और इक्का दुक्का होल इधर में भी है, तो ये तो जंक्शन को क्रॉस करेंगे। तो ये जब जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो भैया यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो कहानी ऐसे है, ये जो कहानी है वास्तविकता में ये आपका डायोड बनाया आपने और इसे आपने कनेक्ट किया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां पर ध्यान क्या रखनी है कि भैया इन रिवर्स बायस, आरबी का मतलब रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस जो डायोड है वो आपका बिहेव करता है एज ओपन स्विच, और ओपन स्विच बन रहा है मतलब इन रिवर्स बायस नो करंट फ्लो, नो फॉरवर्ड करंट फ्लो, या फिर नो करंट फ्लो बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी के कारण नहीं हो रहा है, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लोज, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लोज, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट, और बहुत छोटा होता है इसलिए उसकी कोई ज्यादा वक्त ही नहीं है। क्लियर है? ये बेसिक आइडिया है। क्या हुआ, यहां से माइनस पहुंचा यहां से प्लस पहुंचा यहां पर, इन्होंने अट्रैक्ट किया, किसको अट्रैक्ट किया भाई? तो इन्होंने इधर में होल्स को अट्रैक्ट किया, होल्स को अट्रैक्ट किया जो कि मेजॉरिटी है। और पिछली बार देखो क्या होता है, इन्होंने इसको रिपेल किया, टुवर्ड्स द जंक्शन ढकेला। तो सर यहां पर भी तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा ना? बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी वाला ज्यादा दिख रहा है तो हम उसको पढ़ते ही नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मेजॉरिटी वाला तो नहीं फ्लो कर रहा है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट हमें फ्लो दिखता है, इसलिए हम चूंकि स्मॉल ही दिख रहा है तो उसे यहां पर पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि यदि आपने
बहुत ज्यादा ये बढ़ा दिया, एट वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज, यदि आपने रिवर्स बायसिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो फिर कहानी बदल जाती है। एट वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज डायोड्स ब्रेक डाउन, डायोड क्या होता है, खराब हो जाता है या कहिए जल जाता है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, क्योंकि इसके अंदर का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है भाई, स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है, पूरा फैल जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट यहां पर फ्लो होता है। लेकिन कब, जब आपने रिवर्स बायस वोल्टेज को ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ में जिसे कहा जाता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे क्या कहा जाता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए दिखाया 0.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट, उससे ऊपर जाने पर करंट फ्लो होता है, और यहां पर ये देखो लार्ज अमाउंट ऑफ, एकदम से सडनली करंट फ्लो होता है। पहले तो बहुत ही कम 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 हो रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वोल्टेज को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। जहां पर डायोड ब्रेकडाउन करता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, और यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। यहां देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं, लेकिन यहां I होगा और यहां V होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज की यहां पर डेफिनेशन दी गई है, जिसे आप बड़े ही इजीली देख सकते हैं, क्लियर है। ये चैप्टर का शुरुआती हिस्सा ही चल रहा है अभी, और काफी बेसिक है, काफी अच्छा है। ठीक है, डेफिनेशन देखी, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज आती है जिसे कहा गया रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, लेकिन DC बोलने के बजाय हम उसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। मेनली वो यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसके आगे बहुत सारी चीजें रहती है, तब जाके वो प्रॉपर DC तक पहुंचता है। लेकिन हम लेमन लैंग्वेज में कह देते हैं, आमतौर पर प्रचलित भाषा में कह देते हैं कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, लेकिन सही मायने में वो अल्टरनेटिंग को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है, सही मायने में यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब रेक्टिफायर आपके एनसीईआरटी के हिसाब से दो टाइप के हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, जिसका डायग्राम यहां पर बनाया गया है। अब यहां पर कई लोग सोच रहे हैं ये क्या है, तो देखो ये तो है आपकी AC सप्लाई, ठीक है, और यहां पर है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, बराबर। तो यहां पर AC ही आई है। अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, क्या जो AC होती है ना, इसमें क्या होता है कि भैया देखो ये AC ऐसे 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 चलती है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हम अज्यूम करते हैं कि देखो यार ये पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो अब इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट है M, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं N, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक समय ऐसा है कि जिस समय ये क्या है, M जो है वो है आपका प्लस, और उसी समय जब ये प्लस है तो ये माइनस है। और ये कब मानते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ध्यान से समझिए भाई, देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या माना गया है कि जो M है वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू N। सर पर क्या ये जरूरी है, देखो वहां साइकिल क्या चल रही है उससे यहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हम कभी तो ये प्लस होगा, जब ये प्लस होगा, जब ये हाई पोटेंशियल पे होगा तो ये लो पोटेंशियल पे होगा ही होगा। तो उसी चीज को यहां पर अज्यूम करके चला गया है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल M इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू N। अब जैसे ही ऐसा होगा तो कहानी में क्या आएगा कि देखो डायोड का जो P साइड है, डायोड की जो P साइड है, ये P साइड है, ये N साइड है, दिखी कि नहीं दिखी, नहीं दिखी होगी है ना, कलर ही नहीं दिखा होगा वो तो। ये डायोड की P साइड है और ये डायोड की N साइड है। तो P आपका प्लस वाले साइड में कनेक्ट हो गया
मतलब आपका जो डायोड है वो कौन सी कंडीशन में है? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। अब डायोड यदि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है मतलब डायोड एक्ट्स एज क्लोज्ड स्विच, और क्लोज स्विच के साथ में ही यहां पर आपका करंट फ्लो होता है डायोड से, करंट फ्लोज थ्रू डायोड। अब सोचो यदि यहां पर करंट फ्लो हुआ है तो करंट कहां से निकला होगा? एम से स्टार्ट हुआ होगा, डी पर पहुंचा होगा डायोड पर, डायोड से जो आगे है वो रेजिस्टेंस है जो कि लोड है, वापस से वो एन पे पहुंचा होगा और फिर एन, आर से एन और एन से फिर से एम पे, और लूप कंप्लीट हुआ होगा। लेकिन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो भैया अब पोलैरिटी बदलेंगी, तो अब ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस। तो अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, कि एम जो है वो नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एन। अब चूंकि ये नेगेटिव है मतलब डायोड कैसा हो जाएगा बताओ? फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? पी जो है वो माइनस से कनेक्टेड है, मतलब डायोड आपका आएगा रिवर्स बायस कंडीशन। यस और नो? डायोड कहां आया? रिवर्स बायस कंडीशन। अच्छा, रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड एक्ट्स एज ओपन स्विच, डायोड जो है वो ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, और ओपन स्विच है मतलब नो करंट फ्लो, डायोड में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट जो फ्लो हुआ था अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में और एक ही बार हुआ था, जिसे हमने यहां पर वेव फॉर्म में बतलाया है कि देखो भाई ये एसी साइकिल थी प्लस माइनस प्लस वाली। अब यहां पर क्या हुआ? इतने में तो डायोड में से करंट फ्लो हुआ, लेकिन यहां पर फिर से करंट जीरो, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी फिर डायोड में से करंट फ्लो होगा, फिर नेगेटिव आएगी फिर जीरो। इसे यहां पर वेव फॉर्म के फॉर्म में बतलाया गया है। ये क्या है? आपका पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आगे बढ़ता हूं तो ये है यहां पर फुल वेव रेक्टिफायर। फिर से देखो एम एन और ओ, ये एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है जिसे सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, जिसमें बीच में टैपिंग करी रहती है। ठीक है, तो यहां पर बिना ट्रांसफॉर्मर के काम ही नहीं होगा, क्योंकि यहां स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है। जबकि यहां ट्रांसफॉर्मर नहीं भी होता तब भी काम चलता था, क्योंकि ये तो सप्लाई है एसी, ये भी प्लस माइनस करेगी। यस और नो? अब जब ये प्लस होगा तो ये क्या होगा? ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस हम इसे यहां पे प्लस और माइनस के बेसिस पर खेलते हैं। तो भैया अब देखो इसमें भी वही कहानी चलेगी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो मैंने शुरुआत करता हूं कहां से? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल से। अब बताओ पॉजिटिव हाफ साइकिल में कहानी क्या होगी? सोचना और बोलना। तो भैया देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम इसे मानेंगे ये है प्लस, तो ये है माइनस, फिर से प्लस और ये है माइनस, ऐसे चलता है ये। अब जब ऐसे चला तो भैया देखो कहानी क्लियर है अगेन, एम इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एन, बराबर। अब ये पॉजिटिव हुआ तो यहां पर देखो डायोड जो है D1 वाला, देखो D1 का जो पी साइड है, देखो यहां पर दिखता हूं मैं, ये डायोड D1 है, इसकी ये पी साइड है, ये एन साइड है। ये डायोड D2 की ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो देखो D2 वाला रिवर्स बायस में पी से माइनस पे और पी से प्लस पे, तो ये फॉरवर्ड बायस में है। मतलब कहानी क्लियर है यहां पर कि भैया जो D1 है वो है आपका फॉरवर्ड बायस और D2 जो है वो है आपका रिवर्स बायस। मतलब D1 जो है वो आपका क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा, जबकि D2 जो है वो ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। मतलब यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो होगा थ्रू D1 ओनली। यस और नो? और नो करंट फ्लो थ्रू D2। क्लियर है? अब चूंकि यहां करंट फ्लो हुआ है तो भैया ये करंट फ्लो चलेगा कैसे? तो भैया देखो M से स्टार्ट हुआ, ये पहुंचा D1 पे, D1 से यहां पर A और G पॉइंट लिखे गए हैं तो मैं उसी पॉइंट के बेसिस पर लिख रहा हूं। यहां से A पे पहुंचा, यहां से G पे पहुंचा, फिर यहां से R पे पहुंचा, फिर यहां से ये बीच में O है और O से M पे पहुंचा।
तो अब करंट के फ्लो को जरा आप समझिए। ये जो लोड है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन है GRO, GRO, जो कि ऐसे आया है करंट फ्लो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। लेकिन जब यही कहानी मैं देखता हूं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो अब कहानी में देखिए परिवर्तन आएगा। कैसे? कि अब जो आपका प्लस वाला है वो हो जाएगा माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। देख पा रहे हैं? प्लस वाला क्या हुआ? माइनस, माइनस वाला प्लस। तो अब जब ऐसा होगा तो मुझे बताओ कौन फॉरवर्ड बायस होगा और कौन रिवर्स बायस होगा, कौन हायर पोटेंशियल पे कौन लोअर पोटेंशियल पे। तो पहले तो हम कहेंगे भैया कि M इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू N। D1 जो है ये है आपका रिवर्स बायस और D2 क्या हो गया इस बार? फॉरवर्ड बायस। अच्छा, D1 रिवर्स बायस है, मतलब ये काम करेगा ओपन स्विच की तरह, जबकि D2 काम करेगा क्लोज स्विच की तरह। और D2 क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है, मतलब करंट फ्लोज थ्रू और D2, और जब D2 में से करंट फ्लो हो रहा होगा तो ये होगा N से चलेगा, पहुंचेगा D2 पर, D2 से यहां पहुंच रहा है B पर, B से यहां पर G पर, G से यहां पर R पर, और R से है यहां पर O पर, और O से फिर से वापस। लेकिन खास बात देखना यहां पर कि देखो R में जो करंट फ्लो है वो अभी भी GRO है क्या? GR और O, देखो ये करंट फ्लो बतलाया गया है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। करंट दिख रहा है क्लियर? क्या आपको करंट क्लियरली दिखाई दे रहा है? यस और नो? यदि करंट क्लियरली दिखाई दे रहा है तो बस अब यहां पर इसका वेव फॉर्म बनाया गया है। देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में करंट फ्लो हो रहा है D1 के कारण, फिर यहां पर हो रहा है D2 के कारण, D1 D2 D1 और D2 एंड सो ऑन। बराबर? तो अब देखो ये क्या है ना, ये यूनिडायरेक्शनल बना है, ये डीसी नहीं है। ये क्या बना है? यूनिडायरेक्शनल बना है। कैसा बना है? यूनिडायरेक्शनल बना है। ठीक है, जो कहानी यहां पर बतलाई गई है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का यहां पर क्या है? कंपैरिजन है। ये FBR हो गया, ये FWR आएगा। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का कंपैरिजन। पॉइंट जो भी यहां पर दिए गए उन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, एफिशिएंसी पे सवाल बन जाता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर के बारे में कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा। रिपल फैक्टर क्या है? रिपल फैक्टर क्या है? अमाउंट ऑफ AC कंपोनेंट, अमाउंट ऑफ AC कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। कितना परसेंट AC कंपोनेंट यहां पर प्रेजेंट है, ऐसा आप कह सकते हैं। यह है आपका रिपल फैक्टर। ठीक है सर, यहां तो 1 से ज्यादा चला गया, वहां 1 से कम आ रहा है, वो ऐसा नहीं रहता, वो बस आपको याद रखना है। क्योंकि देखो हकीकत में बहुत सारी चीजें और अलग होती हैं, लेकिन हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से। लेकिन कई लोगों को ये रिपल फैक्टर वर्ड आने के बाद में डाउट आ रहा होगा, तो वो मैंने बताया है बस। ठीक है, चलो अब यहां पर एक नए टाइप का ही डिवाइस आ रहा है, जीनर डायोड। देखो ये क्या है? ये एक स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड है, जिसकी कुछ खास बातें होती हैं। देखो सबसे पहले तो हम इसके बात करते हैं सिंबल के बारे में। ठीक है, देखो काफी बड़ा चैप्टर है। ये इसका सिंबल है, ये एनोड साइड, ये कैथोड साइड, या ये पी साइड और ये एन साइड, जो भी आप कहना चाहें। इसकी खास बातें क्या होती हैं कि जीनर डायोड जो है कि इन फॉरवर्ड बायस बिहेव्स लाइक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। जब आप इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो तो वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही बिहेव करता है, कोई अंतर
नहीं आता है, कोई अंतर नहीं आता। देखो यही सब सिंपल ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन इसीलिए जो जीनर डायोड है इसे रीयूज किया जाता है। जीनर डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन। इसे यूज ही रिवर्स बायस में करते हैं। अब रिवर्स बायस में होता क्या है कि इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज across it, therefore used as voltage regulator, इसलिए वो उसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। ये इसकी खास बात है। मतलब इसमें क्या है, जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा आउटपुट में, चाहे आप वोल्टेज सप्लाई को कैसे भी वेरी कर लो। और ये जो प्रोवाइड करता है कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ये डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि भैया आपको 5 वोल्ट चाहिए, तो 5 वोल्ट के हिसाब से डोपिंग लेवल को चेंज किया जाता है और उस हिसाब से बनाया जाता है। क्लियर है? ये पॉइंट्स इसके बारे में याद रखने हैं। फिर अगला हमारे पास में आता है एलईडी। एलईडी में क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो देखो ये है इसका सिंबल। देखो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है। ये ऐसे बनाया और इसमें से ऐसे लाइट बाहर निकलती है। कब? एलईडी इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन इट एमिट्स लाइट। ये क्या करती है? लाइट एमिट करती है। क्यों? क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो कुछ इस प्रकार से इसे बनाया गया है कि इसमें कॉम्बिनेशन लिया जाता है गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड वगैरह, गैलियम, उसका एक पर्टिकुलर रेशियो लिया जाता है जिसके बेसिस पर अलग अलग कलर की लाइट यहां पर मिलती है। आप देख रहे होगे बीच बीच में यहां पर कहीं तो भी बोर्ड पे लुप कर रहा होगा, ठीक है, अभी किया होगा। वो मेरे सामने एक सीपीयू रखा है, उसकी जो लाइट है, आपने इस एलईडी बहुत जगह देखी होंगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही चलता है। आप देखना एलईडी मार्केट में मिल जा रही है, एक आध रुपए की आती है। अब एक खरीदने जाओगे तो हो सकता है 5 या 10 रुपए की दे, लेकिन वैसे चिल्लर के भाव में मिलती है एलईडी। एंड उसे आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आप उसकी पोलैरिटी बदल के देखना, तो वो नहीं जलेगी। एक साइड से तो जलेगी, एक साइड से नहीं जलेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही जल रही होती है। इन रिवर्स बायस इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करती है, ठीक है। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। फिर आपके पास में है फोटो डायोड। इसकी भी कहानी थोड़ी अलग है। ये भी भैया इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस। अब ये क्या करता है, देखो नॉर्मली रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं और यहां पर जो जंक्शन है, जंक्शन पर एक ग्लास की विंडो लगी होती है। जंक्शन पर क्या लगी होती है? ग्लास की विंडो लगी होती है, जहां से हम यहां पर क्या गिराते हैं? लाइट गिराते हैं। क्या गिराते हैं? लाइट गिराते हैं कि जब आपकी इंसिडेंट एनर्जी दैट इज एच न्यू ग्रेटर देन ईजी हो जाए, देन करंट फ्लोज थ्रू डायोड। करंट फ्लोज थ्रू इट। कब? जब इसे रिवर्स बायस में ऑपरेट किया। फॉरवर्ड बायस में तो कुछ मतलब ही नहीं, वो तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है फिर तो। लेकिन रिवर्स बायस में इसकी खास बात क्या है कि ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। एलईडी रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं होता है, ये ऑपरेट होता है। और इसका जो सिंबल हम बनाते हैं, तो देखो सिंबल सी बात है, देखो यहां पर आपको लाइट गिरानी है, तो यहां पर लाइट ऐसे गिरते हुए ऐसे सिंबल में दिया जाता है, ठीक है। रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, ये जब लाइट यहां पर गिरा रहे हैं, यदि ये लाइट जो है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो कि एच न्यू से डिनोट होगी, ये ईजी से बड़ी होगी। ईजी क्या है? एनर्जी बैंड गैप। उससे भी बड़ा है तो भैया इसमें से करंट फ्लो होता है। फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा है ही है ये। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में आता है सोलार सेल। सोलार सेल में ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ पूछा जाता है। देखो
अब सोलार सेल आपने देखे होंगे, बड़ा ही आजकल प्रचलन में है। वो नीले नीले से जो आपने छतों पे लगे देखे होंगे, जिससे पानी गर्म करने का यूज करते हैं, उससे लाइट भी जलती है, स्ट्रीट लाइट्स भी जलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब तक आपने उससे कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है, जब तक आपने उससे कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है, तब तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप लोड कनेक्ट करते हो, तो यहां पर उसके कंस्ट्रक्शन में खास बात क्या होती है, यहां से ऊपर से लाइट आने के लिए जगह होती है, और ऊपर में एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है। ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग क्या काम करती है कि जो लाइट आ रही है उसे रिफ्लेक्ट होने से बचाती है। फिर यहां पर मेटल के दो कांटेक्ट दिए रहते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में, और इनके मदद से आप किसी एक लोड को कनेक्ट करते हो। तो जब यहां पर लाइट आती है, लाइट की जो एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, इस बैंड गैप से ज्यादा होती है, तो ये चार्ज कैरियर यहां पर मूव ऑन करते हैं और फ्लो करते हैं, तो यहां पर आपका करंट फ्लो होने लगता है। यस और नो? तो यहां पर देखो, जैसे आप इसे शॉर्ट करते हो तो यहां पर एक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है, और जब आप इसे वोल्टेज से कनेक्ट करते हो, ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर करते हो, तो ये यहां पर ओपन सर्किट वोल्टेज यहां पर मिलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना ही हमें यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। देखो लंबी ड्यूरेशन होते जा रही है, और यहां से हमारे पास में एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का अगला पोर्शन है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ऐसे यदि हम देखा जाए तो अभी जो नई एनसीईआरटी है उसके अंदर में ट्रांजिस्टर अवेलेबल नहीं है, मैं आपको ये बता दूं पहले ही। बट फिर भी चूंकि इस पर 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एंड हो सकता है थोड़ा बहुत लेवल पे क्वेश्चन आए, तो हम इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में लेकिन देखेंगे जरूर, ताकि एक बेसिक आइडिया हमें बना रहे, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक रेजिस्टेंस साइड से दूसरी रेजिस्टेंस साइड में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, विद प्रोवाइडिंग सम गेन। गेन एक आउटपुट और इनपुट के रेशियो को हम गेन कहते हैं। लेकिन अभी यहां पर एक रेजिस्टेंस साइड से दूसरे रेजिस्टेंस साइड में ये ट्रांसफर करने का काम करता है। अब यहां पर जो ट्रांजिस्टर बनता है, इसका एक और नाम होता है, ट्रांजिस्टर को हम लोग ये भी कहते हैं बीजेटी, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बेसिकली इसे बनाया जाता है बाय कनेक्टिंग टू पीएन जंक्शंस, बाय कनेक्टिंग टू पीएन जंक्शन डायोड्स बैक टू बैक, एक के पीछे एक लगा दो तो ये आपका बन जाता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। जैसे अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि देखो, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पर, ये आपका P है, ये N है, तो ये यहां पर N और P ऐसे बैक टू बैक लग गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहां पर आपने जो लगाया है, अब देखो थोड़ा बहुत बड़ा छोटा वो सब चलता है, यहां N और P लगाया तो इसके पीछे आपने ऐसे लगा दिया, तो ये आपके पास में बन रहा है। अब देखो यहां पर यदि आप देखोगे तो देखो ये P है, फिर ये N है, और फिर ये P है। यहां पहले N है, फिर P है, ये पूरा P है, और फिर से N आ रहा है। तो इस बेसिस पर आपके पास में जो ट्रांजिस्टर हैं वो दो टाइप के हैं। कौन कौन से? एक है पीएनपी और एक है एनपीएन। तो पीएनपी क्या है? When a n-type semiconductor material is sandwiched between two p-type semiconductor material, then PNP transistor is formed. और NPN क्या है? When a p-type semiconductor material is sandwiched between two p-type semiconductor material, then NPN transistor is formed. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन से ही समझ में आएगा। P N और P, N P और N। अब यहां थोड़ा डायग्राम में थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में बताऊंगा। अब इसमें तीन बन रहे हैं, तो तीन टर्मिनल है, एक का नाम है एमीटर, एक का नाम है बेस, एक का नाम है कलेक्टर। सिमिलरली यहां पर भी एमीटर, कलेक्टर और बेस ही रहने वाला है। बीच वाला देखिए, हमेशा बीच वाला क्या है, बीच वाला जो है ये बेस है, ठीक है। अब ये जो हमने बनाया है, इसमें कुछ खास चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो है रिगार्डिंग द डोपिंग एंड एरिया। अब डोपिंग एंड एरिया में मैं क्या कहने वाला हूं, जरा दिखाता हूं आपको मैं कि देखो भैया, इसमें आपके पास में तीन टर्मिनल हैं,
तो 3 टर्मिनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये 3 टर्मिनल आपके कैसे चल रहे हैं। अब 3 टर्मिनल हैं कौन कौन से? एक है आपका एमीटर, एक है आपका बेस और एक है आपका कलेक्टर। मैं आपको बताऊं, बेस जो है वो लाइटली डोप्ड है, लाइटली डोप है और एक पतला एरिया है। तो मैं इसे एक काम करता हूं, लाइटली डोप और थिन लिखने के बजाय डोपिंग जो है वो बहुत ही कम होती है और एरिया भी इसका क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो डायग्राम में नहीं दिख रहा है, अरे कोई बात नहीं, हमें याद रखना है। फिर हम बात करते हैं एमीटर की। तो एमीटर की जो डोपिंग होती है वो हाईएस्ट होती है और कलेक्टर की डोपिंग मॉडरेट होती है। लेकिन जब हम एरिया वाइज बात करते हैं तो कलेक्टर का एरिया लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा एरिया होता है, और कलेक्टर की जो डोपिंग है वो आप, मैंने कुछ उल्टा तो नहीं, हाँ, एरिया जो है वो मॉडरेट होता है एमीटर का। तो ये टेबल हमें याद रखनी है, सवाल इस पर आपका बन सकता है, यस और नो। बेस सबसे छोटा है, पतला सा है और डोपिंग भी बहुत कम है। एमीटर डोपिंग सबसे ज्यादा है लेकिन एरिया मॉडरेट है। कलेक्टर एरिया बहुत बड़ा है लेकिन डोपिंग मॉडरेट है, मतलब बेस से तो ज्यादा है लेकिन एमीटर से क्या है, कम है। ये हमें यहां पर याद रखना है। तो इसके यहां पर देखो 2 सिंबल्स दिए गए हैं जो आपको यहां पर यूज करने हैं, किसमें, सर्किट में। अब यहां पर देखो, इसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि जहां पर एरो है वो आपका हमेशा एमीटर, बेस आपका हमेशा बीच में है। अब एन पी एन, तो देखो ये एन है, ये पी है और ये एन है, और ये पी एन पी, तो पी है, ये एन है और ये पी है। तो देखो करंट जो है वो पी से एन की तरफ दिख रहा है, यहां पर भी देखो करंट पी से एन की तरफ दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे पहचानते हैं सर्किट के अंदर में। अब यहां पर हम इसकी स्टडी करते हैं कि भैया कॉमन बेस, मतलब ये कॉमन बेस मतलब क्या है कि देखो बेस हमेशा ही बीच में आ रहा है लेकिन कनेक्टिविटी करते समय हम उसे अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बाइसिंग। तो यहां पर 3 बाइसिंग होती है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर है ही नहीं, ऑलरेडी ट्रांजिस्टर नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है, इसलिए बेटा हम इसे देख रहे हैं, बाकी इसमें कोई ये नहीं है। अब यहां पर क्या है, देखो एक बात समझिए यहां पर कि जो हमारे पास में यहां पर दिख रहा है, तो एमीटर है और ये बेस है। एमीटर, एन एमीटर है, पी टाइप का बेस का रीजन है और एन टाइप का कलेक्टर है। तो यहां पर हमारा एमीटर बेस जंक्शन जो है ये है आपका फॉरवर्ड बायस, और जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो है आपका रिवर्स बायस। देख सकते हैं आप क्लियर, सर दिखाओ तो सही। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब आप यहां देखो एन से प्लस कनेक्टर हुआ, कनेक्ट हुआ, तो एन से प्लस हुआ मतलब रिवर्स बायस, यहां एन से माइनस हुआ मतलब फॉरवर्ड बायस। अब होता क्या है, देखो ये यहां पर भी दिखलाया गया है कि जब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर एमीटर की डोपिंग ज्यादा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर लगभग 100 फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे ही इसे ऑन करते हो यहां से माइनस यहां पहुंचेगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉनों को इधर जंक्शन की तरफ धक्का देगा, क्योंकि यहां पे 2 जंक्शन बन रहे हैं। तो यहां से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पी पर पहुंचेंगे, कुछ मतलब सब पहुंचेंगे। ये 100 यहां से निकले तो यहां पे लगभग 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके पी के होल से रिकंबाइन हो जाएंगे और बचे हुए 95 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर चलने वाला है, बाकी ऑपरेशन वही है जो पीएन जंक्शन में हो रहा था। सो इसके कारण यहां पर क्या होता है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले तो करंट इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट फ्लो होगा। तो यहां पर एक करंट इधर से आता है, एक करंट इधर से आता है, दैट इज आईसी यहां से आएगा, यहां से आईबी आएगा और यहां आईई मिलेगा। ओवरऑल कहानी यही है आपकी कि ट्रांजिस्टर के लिए हमेशा आईई बराबर आईबी प्लस आईसी होगा। याद रखने का तरीका है 2 और 3 5, 2 और 3 5, लेटर्स को गिन लो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। 2 और 3 5, कोई दिक्कत होगी क्या? आई डोंट थिंक सो कि मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसमें मैंने बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया हूं, लेकिन बेसिक आइडिया वही है कि भाई यहां पर भी जंक्शन है, यहां पर भी जंक्शन है, तो यहां पर क्रॉसिंग वाला ही खेल है, बाकी सब कुछ वैसा की वैसा ही यहां पर होने वाला है। लेकिन इसको जब हम इसमें लेकर के आते हैं तो इसके बाद यहां पर पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। इस साइड से हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, इस साइड से हम आउटपुट सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर है ही क्या
कि एक ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक रेजिस्टेंस साइड से दूसरे रेजिस्टेंस साइड पे ट्रांसफर करने का काम करता है। तो यहां पर कुछ पैरामीटर आते हैं बेटा जो हमें याद करने हैं कि देखो भैया यहां पर है इनपुट रेजिस्टेंस जिसे RI से नाम दिया गया और ये आता है VBB अपॉन I। ये क्या लिख दिया, किधर है यहां पे, ये आएगा IE, ठीक है, ये क्या है IE है। ये इनपुट करंट IE वो दिखते समय ऐसा थोड़ा दिख रहा है, आउटपुट करंट हमेशा IC रहेगा। एक बात याद रखना, आउटपुट करंट हमेशा IC रहने वाला है। फिर आउटपुट रेजिस्टेंस है RO VBC कर सकते हो या VCC कर सकते हो अपॉन IC। तो ये बेसिक चीज है यहां पर है। ये तब होगा जब यहां पर VB कांस्टेंट है, यहां VBC कांस्टेंट है। पैरामीटर से याद करने हैं भाई। तो देखो इसके बाद अगला जो आता है वो था आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यहां हम पहुंचते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉमन कलेक्टर तो पढ़ना ही नहीं है, तो अगेन देखो ये यहां पर एमीटर को अब कॉमन कर दिया, क्योंकि देखो हर बार तो उसको देखो जैसे इसको यहां पर घुमा के ऐसे लगाया ना बीच में दोनों जगह पे, ऐसे ही मैं यहां पर एमीटर को कॉमन कर सकता हूं और यही सबसे ज्यादा काम का है। इसमें ध्यान रखना इनपुट टर्मिनल बेस वाला टर्मिनल इनपुट होगा, आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर ही है अभी भी, इसलिए आपको लोगों के लिए याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि आउटपुट हमेशा कलेक्टर है। अब कॉमन एमीटर लिखा है तो इनपुट बेस पे आएगा और कॉमन बेस लिखा है तो इनपुट एमीटर पे आएगा। इनपुट करंट वही देखिए, आउटपुट हमेशा IC है तो इनपुट कैसे, यहां E लिखा है तो यहां B आएगा और यहां B लिखा है तो यहां E आएगा क्योंकि आउटपुट फिक्स है। फिर वही इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए डिफाइन किया है। अब इनपुट रेजिस्टेंस मतलब क्या, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, और आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। क्लियर है? तो ये यहां पर कहानी है जो पैरामीटर्स हमें याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास में एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज द गेन। और गेन क्या होता है, गेन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। अब गेन हम हर जगह लिख सकते हैं, जैसे करंट गेन तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, पावर गेन आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो गेन को जो हम सिंबल यूज करते हैं ए से करते हैं और उसके नीचे डिनोमिनेटर में, यहां पे डिनोमिनेटर बोल रहा हूं, सफिक्स में V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट और P फॉर पावर लगा देते हैं और R फॉर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब V बराबर IR के बेसिस पे, P बराबर V इंटू I के बेसिस पर आप पावर गेन के अलग अलग फॉर्मूले बस यहां पर बना लेते हो एंड नथिंग एल्स। ठीक है भाई, देखो गेन का मतलब आपको पता लग गया, गेन क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, ये बात हो गई। अब वोल्टेज गेन है तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, करंट गेन है तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, पावर गेन है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, रेजिस्टेंस गेन है तो आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज गेन को मैंने लिखा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूं, V बराबर IR। तो इस प्रकार से पावर को क्या लिख सकता हूं, V इंटू I या I स्क्वायर R। तो उस तरह से इसके अलग अलग फॉर्मूले बस यहां पर बनाए गए हैं। ये कौन सा आ गया, हाँ। अब देखो जब CB एम्पलीफायर लिख के आता है, एम्पलीफायर क्या है, तो भैया एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो यहां पर पहले मुझे उसको लिखना चाहिए था, ठीक है, पहले मुझे यहां पर लिखना चाहिए था एम्पलीफायर, पीछे जगह है क्या, नहीं, तो पहले मुझे लिखना चाहिए था एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर सर्किटरी विच एम्पलीफाइज वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। एक ऐसा डिवाइस जो वीक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। अब यहां पर हमें पढ़ने हैं एक CB एम्पलीफायर दैट इज कॉमन बेस एम्पलीफायर, और दूसरा हमें पढ़ना है CE एम्पलीफायर दैट इज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। यहां जो डायग्राम दिया गया है ये डायग्राम कॉमन बेस एम्पलीफायर का ही यहां पर दिया गया है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर 3 इक्वेशन बनती हैं। पहली मैं मतलब यहां पर लिख रहा हूं इक्वेशंस यूज्ड
इन कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो देखो यहां पर एक इक्वेशन तो आपकी कॉमन पहले ही है, कौन सी भैया? देखो ये इक्वेशन कभी भी गलत नहीं होगी, आई ई बराबर आई बी प्लस का आई सी, ये तो लगना ही है। फिर दूसरा, आप केवीएल यूज करो इन इनपुट लूप, इनपुट लूप में केवीएल लगाओ। तो देखो ये केवीएल यहां लगाओगे तो आप कैसे लगाओगे? देखो ये ऐसे आएगा बस। तो ये केवीएल की इक्वेशन भी आपको लिखनी आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगी वीई माइनस आई बी आर बी, क्योंकि यहां पर ये बेस वाला टर्मिनल है तो इससे कनेक्टेड रेजिस्टेंस आर बी और जो करंट है वो आई बी। फिर यहां पर एक बात और देखना है, वो ये है जो मैं समझाता हूं, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है और ये बेस है। तो यहां पर कभी कभी आपको बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज ड्रॉप दिया रहता है तो वो भी यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस वीबीई, फिर माइनस आईई आर ई बराबर 0। और तीसरा क्या है? तीसरा आप लगाओगे केवीएल कहां पर? आउटपुट लूप में। तो इन तीन इक्वेशंस की मदद से ही सवाल सॉल्व होने वाले हैं। तो तीन इक्वेशन की मदद से जब सॉल्व करोगे तो लगाओ बेटा। अब देखो आप यदि यहां लगाने की कोशिश करोगे तो यहां पर भी ये ऐसे चलेगा। अब जब यहां ऐसे चलाओगे तो ये आएगा वीसीसी माइनस, देखो आईसी आर सी माइनस वीसीई माइनस आई बी आर बी बराबर 0। तो इन इक्वेशंस की मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हो यदि सर्किट सॉल्विंग के लिए आया तो। ठीक है, ये मैंने कौन सा था? सीबी एम्पलीफायर। अब यहां पर करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन की हमें बात करनी है। तो भैया देखो, करंट गेन दैट इज ए आई, तो आउटपुट करंट आई ओ अपॉन आई आई। अब आउटपुट करंट क्या होगा? आई सी होगा, और इनपुट करंट क्या होगा? कॉमन बेस है मतलब आई ई होगा, और इसे हम यहां पर अल्फा से डिनोट करते हैं। ये पहला हो गया करंट गेन। फिर हम बात कर रहे हैं यहां पर वोल्टेज गेन। तो भैया जी ये आएगा वीओ अपॉन वी आई। अब ध्यान से देखना, वीओ को लिख सकता हूं आई ओ आर ओ अपॉन आई आई आर आई बराबर वी बराबर आई आर। अब आउटपुट करंट यहां पे क्या बनने वाला है? ये तो आईसी बनेगा, और आउटपुट रेजिस्टेंस कौन होगा भाई? तो ये होगा आपका आर सी अपॉन इनपुट करंट क्या होगा? कॉमन बेस है मतलब ये आएगा ई, तो ये भी आएगा आर ई। अब आईसी अपॉन आई आप जानते अल्फा है, तो इसे लिखा जा सकता है अल्फा टाइम्स आर सी अपॉन आर ई। इस पे सवाल बनते हैं बेटा, मतलब सर्किट की हर एक चीज आपको याद करनी है। कहानी बस इतनी सी है। लास्ट में हम बात करते हैं पावर गेन, तो पीओ अपॉन पी आई। इसे मैं लिख सकता हूं आईओ स्क्वायर आर ओ, या फिर मैं लिख सकता हूं वीओ आई ओ अपॉन वी आई 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 बराबर है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, क्या मैं इसे लिख सकता हूं ए वी वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन बराबर। अब ए वी खुद क्या है? अल्फा टाइम्स आर सी अपॉन आर ई, और फिर से ए आई मतलब अल्फा का स्क्वायर। क्लियर है? ये तीन फॉर्मूले और यहां पर बनते हैं, जो डेटा दिया होगा उसके बेसिस पर हम काम करते हैं। इसके बाद आता है सीई एम्पलीफायर, जो मैंने यहां पर डायग्राम दिया है। तो वही यहां पर हमें क्या देखना है भाई? इक्वेशंस यूज्ड इन सीई एम्पलीफायर। काम यहां पर भी वैसा ही होने वाला है, एक बात ध्यान रखें, काम यहां पर भी वैसा ही चलने वाला है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो पहली इक्वेशन तो वही है, क्या? आई ई बराबर आई बी प्लस का आई सी। फिर दूसरी इक्वेशन आप लिखोगे के वी एल इन इनपुट लूप। तो सर इनपुट लूप तो दिख ही नहीं रहा कहीं यहां पे, तो देखो ये यहां से ऐसे जाएगा इनपुट लूप। तो सर यहां क्या है? तो यहां है आपका वी बी बी। तो स्टार्ट कर दो, ये आएगी वी बी बी माइनस आई बी आर बी माइनस बेस और एमीटर तो वी बी ई
माइनस IERE बराबर 0। अब कोई चीज नहीं है तो उसे गायब कर दो भाई। मतलब हो सकता है वहां पे उन्होंने बेस पे कोई रजिस्टर ही नहीं बनाया हो सकता है यहां पर एमीटर पे कोई रजिस्टर ना बनाया हो। तीसरा KVL इन आउटपुट लूप। अब आउटपुट लूप कहां से दिखेगा? देखो ये जो है ये है आउटपुट लूप। यहां आएगा VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE बराबर 0। ये एरो वगैरह ये जो है ये VCE को डिनोट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। मतलब जैसे यहां पर देखो ये जो एरो दिख रहा है इसमें VBE लिखा है और यहां पर ये VCE लिखा है, यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है। यस और नो? सर एरो यहां पर भी दिख रहा है यहां पर भी दिख रहा है, तो एमीटर कौन सा? भाई ये एरो ऊपर है थोड़ा सा और ये इस डंडे पर है, ठीक है। क्लियर? तो ये तीन इक्वेशंस यहां पर बनेंगी। अब इसके बाद इसमें भी वही सेम चीज आएगी, क्या? करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट गेन। तो ये आएगा AI, मतलब आएगा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। अच्छा बताओ आउटपुट करंट किससे को डिफाइन किया है? IC। इनपुट तो भैया देखो यहां E लिखा है ना, तो E यहां नहीं आएगा, मतलब यहां आएगा IB और इसे डिनोट किया जाता है बीटा से। क्लियर? अब दूसरा वाला कौन है? वोल्टेज गेन। तो ये बनता है AV मतलब VO अपॉन VI, मतलब आप लिखोगे IORO अपॉन IIRI। अब यहां पर ध्यान दो IOII मतलब तो बीटा ही है हमारे पास में, लेकिन RO क्या है? RC और RI क्या है? RB। सिमिलरली लास्ट में पावर गेन दैट इज AP, तो ये आएगा PO अपॉन PI। पावर को क्या लिख सकता हूं? आउटपुट पावर, आउटपुट करंट, सॉरी आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, ये VIII आएगा। अब जरा ध्यान से देखो VO और अपॉन VI मतलब ये AV है, ये तो ये है ही है हमारे पास में, और IOII क्या है? फिर से एक बीटा है, तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर RC अपॉन RB। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? बीटा स्क्वायर RC अपॉन RB। खत्म। ये तीन फॉर्मूले यहां पर बनते हैं CE एम्पलीफायर में। अब देखो यहां आपने जो अल्फा सीखा है दैट इज IC अपॉन I, और यहां जो बीटा सीखा है IC अपॉन IB, इन दोनों को में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन आता है बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस का बीटा। यदि आपको एग्जाम में यदि मान के चलो क्वेश्चन सॉल्व करो नहीं समझ में आया कि कौन अल्फा दिया है कि बीटा दिया है, तो याद रखें अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1 और बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मतलब अल्फा की वैल्यू आपको देगा 0.96, 0.94, 0.92 ऐसी, और बीटा की वैल्यू हमेशा आपको देगा 10, 20, 24, 48, 49, 50, 90 ऐसे टाइप में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिखा है, डेरिवेशन करने से मैं बच रहा हूं, ठीक है। चलो अब यहां पर है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो भैया देखो ट्रांजिस्टर का जो ओवरऑल ऑपरेशन है, ये इसका एक ग्राफ दिया गया है जो बतलाता है, देखो जब ट्रांजिस्टर शुरुआत में ऑन नहीं होता है तो वो कट ऑफ रीजन में होता है, जब वो ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। फिर जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो उस समय वो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम कर रहा होता है, जो कि एक्टिव रीजन कहलाता है ट्रांजिस्टर का। एंड देन काफी समय बाद जब करंट कांस्टेंट हो जाता है तो हम उसे सैचुरेशन लेवल कहते हैं, और सैचुरेशन रीजन में वो एक क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करता है। तो इनकी मदद से हम ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच की तरह यूज करते हैं बड़े बड़ी ऑपरेशंस में, जहां पर क्या होता है ना, जहां पर ह्यूमन इंटरफेस नहीं पॉसिबल होता है कि भाई जाके आदमी जाके बटन दबा के नहीं आ सकता है, वहां पर ट्रांजिस्टर्स की मदद से ट्रांजिस्टर्स को भी आगे रिले से कनेक्ट किया जाता है। रिले क्या है उसमें चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन हां ऐसा एक चीज यहां पर होती है, ठीक है। इतना ही है हमें ट्रांजिस्टर के बारे में जो मैंने बताया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब यहां पर एक सवाल मैंने दिया है, देखो ये सवाल है 2018 के एग्जाम का,
इन द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज इज 20 वोल्ट, VB 0, VC 0 दे दिए उसने। द वैल्यूज ऑफ IB IC बीटा आर गिवन बाई, तो ये सारी चीजें हमें यहां पर निकालनी है। तो भैया देखो, अब यहां से यदि आप देखोगे तो ये सब कुछ तो जीरो है, तो IB आपको सीधा मिल जाएगा। कैसे? IB आपको सीधा मिल जाएगा कितना, 20 डिवाइडेड बाई 500 किलो ओम। तो किलो को आप किस में डाल सकते हो? अब देखो यहां पे माइक्रो है, तो भैया किलो का तो ये हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं 220 के बाद में 3 जीरो अपॉन 500 और माइक्रो एम्पियर। थोड़ा सा कैंसिलेशन करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 40 माइक्रो एम्पियर। तो 40 माइक्रो एम्पियर वाले आंसर ये और ये तो खत्म। फिर हम बात करते हैं आईसी की। तो आईसी हमें उस लाइन में मिलेगा, ये आएगा 20 अपॉन 4 किलो ओम। तो देखो किलो का ऊपर जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा, तो 5 मिली एम्पियर। तो देखो 5 मिली एम्पियर कहां दिया गया, यहां दिया गया, मतलब ये करेक्ट आंसर है। मैंने इसको काट का ही दिया, सॉरी मैंने गलत काट दिया था पहले। ये वाला 20 वाला और ये 25 वाला कट गया, 40 वाले बचे। फिर आईसी हमने निकाला 5 मिली एम्पियर, ये यहां मिल चुका है, तो यहां से मैंने इसको निकाल लिया, काम खत्म। अब बीटा आईसी अपॉन आईबी, तो आप देखिए 5 मिली एम्पियर अपॉन 40 माइक्रो एम्पियर, दैट इज 5 के पीछे 3 जीरो डिवाइडेड बाई 40 करके देखो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 एकम 125 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सवाल यहां पर बनते हैं। सर्किट में भी देख सकते हैं भाई, 2018 का सवाल है। मैंने आपको जो इक्वेशन लिखवाई है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, लेकिन इतने ही सिंपल लेवल के सवाल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ आप प्रीवियस ईयर के सवाल देखोगे तो उसमें बहुत सारी कंडक्टेंस वगैरह के भी सवाल दिए, उनको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस में से हट गया है, तो इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, यहां से आगे हमारे पास में एक नया सेगमेंट चालू होता है और इसका नाम है बेटा लॉजिक गेट्स। क्या है? लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स जो हैं ये क्यों हैं, क्या है? तो भैया चूंकि ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जो कि किसी लॉजिकल कंडीशन पर बेस्ड होते हैं, इसलिए इन्हें लॉजिक गेट कहा जाता है। अब गेट में से क्या होता है, हम अंदर जाते हैं, दूसरी तरफ निकलते हैं। तो यहां पर भी एक सर्किट है जो कि एक पर्टिकुलर लॉजिक के बेस पर काम करता है। तो लॉजिक गेट क्या है भाई? लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है विच इज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेशन, जो किसी लॉजिकल ऑपरेशन पर बेस्ड होता है या लॉजिकल कंडीशन पर बेस्ड होता है, ये आपका लॉजिक होता है। अब यहां पर जो है खास बात ये है कि लॉजिक गेट जो है ये आपका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कुछ इस प्रकार से कि डिजिटाइज सिस्टम में यूज करते हैं। तो यहां पर इसके साथ में एक समस्या है कि इसे सिर्फ दो ही चीजें पढ़ना आती है, 0 या 1 1। उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस वो समझता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नहीं समझता है। मतलब इसे समझ में आता है एक सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। ठीक है, सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं डिजिटल सिग्नल के बारे में। अब डिजिटल सिग्नल जो है वो एक तरह की पल्सेस होती हैं, जैसे मैंने यहां पर एक सिग्नल बनाया, ये। तो देखो या तो सिग्नल आपका ऐसा हो सकता है या फिर कोई सिग्नल आपका ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये ऐसे मैंने कोई सिग्नल बना दिया। अब यहां पर खास बात पता है क्या है कि देखो जो ऊपर साइड होता है उसे 1 कहते हैं, जो नीचे होता है उसे 0 1 0 1 0।
पर सर यहां तो लेवल पे है, तो भैया जो नीचे है वो 0, जो ऊपर है वो 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। पर ये सर 0 और 1 का मतलब क्या है, उसे भी तो समझाओ, उसे भी तो समझाओ। तो कहानी ये है कि आपके जो इनपुट या आउटपुट हैं, हमारे पास नॉर्मली 5 वोल्ट और 0 वोल्ट ऐसा कॉम्बिनेशन चलता है। तो भैया इसको 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब जैसे आपके पास में मान के चलो इनपुट या आउटपुट है, 5 वोल्ट से 0 वोल्ट की रेंज में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि सिग्नल दे रहे हो। तो इस 5 वोल्ट को 1 मान लिया जाता है और 0 वोल्ट को 0 मान लिया जाता है। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि 5 वोल्ट से -5 वोल्ट ऐसे दिया है, तब भैया आपका ये 5 वोल्ट है, ये 1 का काम करेगा और -5 जो है वो 0 का काम करेगा। -1 वगैरह नहीं, सिर्फ 0 और 1, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। 0 और 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। अब इन 0 और 1 को अलग अलग तरीके से, चूंकि हम लॉजिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, चूंकि हम लॉजिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो इन 0 और 1 को कहने का और भी अलग अलग तरीका होता है। मतलब हम 0 को हम कहते हैं लो, या हम कहते हैं फॉल्स, ठीक है। 0 का मतलब लो भी होता है, फॉल्स भी होता है, रॉन्ग भी होता है। वैसे ही 1 जो है इसका मतलब जब अमूमन मतलब होता है हाई या ट्रू या राइट, जो भी आप कहना चाहो, बट मेनली आपकी ये वाले वर्ड्स यूज होते, मेनली वो वाले यूज होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लॉजिक गेट्स हैं, वो एनसीईआरटी कहती है कि भैया लॉजिक गेट्स आपके 5 हैं। तो सर आप क्या कहते हो? मैं तो बहुत कुछ अलग कहता हूं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 5 लॉजिक गेट्स, देयर आर 5 लॉजिक गेट्स। कौन कौन से 5 लॉजिक गेट्स हैं? तो भैया सबसे पहला है नॉट गेट, फिर है एंड गेट, इन्हीं को हमें पढ़ना और पूरा याद करना है। फिर है और गेट, फिर है नैंड गेट, ये नंद नहीं है, कई लोग नंद बोलते हैं, नैंड गेट, और एक है नॉर गेट, ठीक है। ये 5 गेट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो हमें यहां पर डिस्कस करने हैं। अब हम एक एक करते हुए सारे गेट्स को देखेंगे। अब जो भी गेट आप देख रहे हो, इन गेट्स में हमें देखो, जो भी आप लॉजिक गेट्स देख रहे हो, इनमें हमें एक तो उनका देखना है सिंबल, फिर एक उसकी लॉजिकल कंडीशन क्या है, सिंबल, फिर एक उसका इक्वेशन क्या है, और एक उसका ट्रुथ टेबल। ये 4 चीजें आपको यहां पर देखनी है, ठीक है। ये 4 चीजें देखनी है हर एक के लिए, क्लियर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉट गेट से। तो भैया 5 गेट है, तो एक एक करते हुए पढ़ना पड़ेगा। अब हर एक पे 5 मिनट भी रुकोगे तो अभी और 25 मिनट चलेगा। तो भैया नॉट गेट क्या है? ये आपका एक सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट वाला गेट है। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट वाला गेट है। नॉट गेट कैसा है? सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट वाला गेट है, जो कि वर्क्स एज इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब वो वाला इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर का बेसिक मीनिंग क्या है वो भी समझ लीजिए। इन्वर्जन प्रोसेस। इन्वर्जन प्रोसेस मतलब क्या है, अभी समझाता हूं, डोंट वरी। इसका जो सिंबल है ये है आपका कुछ ऐसा, ये ऐसे डायोड जैसा बनाया और आगे बना दिया गोला, ठीक है। तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ये है आपकी इनपुट साइड और ये है आपकी आउटपुट साइड। जनरली इनपुट को ABCD से और आउटपुट को Y से हम डिनोट करते हैं, क्लियर। तो यहां से जो भी सिग्नल आएगा उसे वो क्या कर देगा? इन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? इन्वर्ट। मतलब यदि उसने बोला इधर से ट्रू आया तो उसे फॉल्स बना देगा।
मैंने बोला इधर से 0 आया तो वो उसे 1 बना देगा, मतलब इधर से 5 वोल्ट आया तो वो इधर 0 कर देगा, इधर से 0 आया तो उसे 5 कर देगा, यदि 5 और 0 के बीच में चल रहा है, और 5 और -5 में चल रहा है तो +5 को -5, -5 को +5, तो वो इन्वर्जन प्रोसेस करने का काम कर रहा है। ठीक है, यदि मैं इस इनपुट को ए नाम दे दूं, यदि मैं इस इनपुट को नाम दे दूं ए और इसे नाम दे दूं वाई, तो इसकी जो इक्वेशन लिखी जाती है वो लिखी जाती है y बराबर a बार, और लास्ट चीज जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए वो है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल क्या है कि जिसमें हम इनपुट और आउटपुट का कलेक्शन बनाते हैं उसे हम ट्रूथ टेबल के नाम से जानते हैं। देखो भैया जी, मैंने इधर इनपुट बनाया, इधर मैंने आउटपुट बनाया। अब मेरा इनपुट या तो 0 हो सकता है या 1, क्योंकि दो ही तो चीजें हैं, इसके अलावा कुछ सोच सकते हो नहीं। अब ये क्या कर रहा है, इनवर्ट, ये क्या कर रहा है, इनवर्ट, मतलब 0 दिखेगा तो उसे 1 कर देगा और 1 दिखेगा तो 0 कर देगा। अब इसके लिए वेवफॉर्म भी बनती है, कैसे बनती है सवाल आजकल पूछ रहे हैं तो मैं वो भी बता देता हूं कि मान के चलो ऐसे आपको लाइन करके दे दी, और अब यहां पर देखना एक चीज मैं जो कर रहा हूं, मैंने ऐसे डॉटेड डॉटेड बनाया है। डॉटेड डॉटेड से क्या है कि आपको पल्सेस को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। वही हो सकता है एग्जामिनर कुछ और लिख के दे दे इसको। ठीक है, अब मैंने बोला कि भैया मैंने यहां पर इनपुट सिग्नल दिया है जो ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब ये क्या करेगा, आउटपुट कैसा बनेगा, व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट यू विल गेट। तो भैया देखो आउटपुट, तो आउटपुट तो तब पहचानोगे जब आप इनपुट समझो। तो देखो यहां 1 दिख रहा है क्योंकि ऊपर है, यहां नीचे है तो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। तो आउटपुट कैसा बनेगा, तो ये रैंडम है बेटा डेटा, हो सकता है एग्जैक्टली आपको वहां पे लेक्चर नोट्स में ऐसा मिले, नहीं भी मिल सकता है, तो बस आप समझिए कि कुछ कुछ ऐसा होगा। तो भैया 1 का मैंने किया 0, 0 का फिर मुझे 1 करना है तो बस इतना ही चलेगा। लेकिन देखो फिर यहां से आगे फिर से 0 मिल गया तो मैं 1 ले गया, यहां अकेला 1 मिला तो मैंने इसे 0 कर दिया, फिर से 0 मिला 1 कर दिया, फिर से 1 मिला फिर से 0 कर दिया। तो ये ऐसा आउटपुट चलेगा। ठीक है क्या, ये है ओवरऑल नॉट गेट। नॉट गेट में इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगला जो आता है दूसरे नंबर पे वो आता है आपका एंड गेट। अब एंड गेट क्या है, तो भैया आपको पता होना चाहिए मिनिमम 2 इनपुट और सिंगल आउटपुट। इसमें मिनिमम 2 इनपुट होते हैं और एक अकेला आउटपुट होता है। इसका जो सिंबल है, सिंबल जो है एंड लिखा है तो वो डी जैसा सिंबल यहां पर होता है, ऐसे, ये ध्यान से देखिएगा, ये डी जैसा यहां पर होगा। मैंने इसे ए नाम दिया, इसे बी नाम दिया क्योंकि 2 इनपुट चलने वाले हैं, और ये आपका आउटपुट है वाई। इसकी कंडीशन क्या होती है, ये कहता है कि व्हेनेवर, जब कभी भी, एनी इनपुट इज लो, जब कभी भी आपका कोई भी इनपुट लो होगा तो आपका आउटपुट भी क्या होगा, लो ही होगा। देन आउटपुट इज लो, ये ऐसे कहता है। अच्छा, तो अब हम इसकी बनाते हैं ट्रूथ टेबल। सर इक्वेशन तो लिखी नहीं, रुको जरा इक्वेशन में रखवाता हूं, कोई भागे थोड़ी जा रहा हूं मैं। तो ये मैंने इसे टेबल के फॉर्म में डालना है। तो देखो ये और ये। सर क्या, अब कुछ नहीं, जगह थोड़ी कम पड़ गई यार। चलो मैं यहां पे इक्वेशन लिख लूंगा। इक्वेशन इसकी बनेगी y बराबर, देखो ये a इंटू बी नहीं है, ये है a एंड b। क्या है ये, a एंड b है। अब हम बात करते हैं यहां पर इसकी ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखो ये a है, ये b है। अब आप जो है वो 2 इनपुट से कितनी कंडीशन सोच सकते हैं वो बस मुझे बता दो। तो हम सोच सकते हैं मैक्सिमम 4 कंडीशन। तो उन्हीं 4 कंडीशंस को यहां पर बनाने की कोशिश की गई है।
कैसे? देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, अब मैंने 4 बना दी, क्या इसके अलावा कुछ सोच सकते हो? नहीं। अब ये कहता क्या है भाई? ये कहता है इनपुट इज लो आउटपुट इज लो, मतलब जीरो दिखते ही जीरो कर दो, तो जीरो पे जीरो, जीरो दिखी जीरो, जीरो दिखी जीरो, कुछ भी जीरो दिखा दो एनी। पर सर कुछ आउटपुट वगैरह के केस में कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब 1 हुआ तो क्या करेंगे? इस पे नहीं चलता है, अच्छा ये तो भैया 1 के केस में 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो वो तो क्या कह रहा है, इनपुट इज लो देन आउटपुट इज लो। या फिर ऑल इनपुट हाई देन आउटपुट हाई, जब सारे हाई होंगे तो ही आउटपुट हाई होगा। ठीक है, मुझे बार बार यहां पर मिटाना पड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत, क्योंकि वो लास्ट वाली कंडीशन को फिर मुझे समझाना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता। इसे a इंटू बी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखें, हालांकि चलता वैसे ही है, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 1 0 और 1 इंटू 1 1, चलता वैसा ही है, लेकिन पढ़ते कैसे? a एंड b। ठीक है, अब ये दूसरे नंबर का गेट हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरा। अब देखो यहां से आगे हमारे सारे गेट जो हैं वो मिनिमम 2 इनपुट और सिंगल आउटपुट गेट ही हैं, तो इसलिए मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा यहां पर बात नहीं करूंगा। अब मैं यहां पर सबसे पहले यहां पर बनाना चाहता हूं इसका सिंबल। अब सिंबल में ध्यान से देखना, यहां पर जो है ना ये कर्व आता है, ये ऐसे कर्व आता है। ठीक है, तो कई बार आप पहचानने में गलती करते हो, तो ये कर्व पे ध्यान दें, ये कर्व आता है और ये आपका y है। अब ये कुछ ना कुछ तो ये भी कह रहा होगा, जैसे यहां पे इसने कहा ना, वैसे ये भी तो कुछ कह रहा होगा। तो ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि वेन एवर एनी इनपुट इज हाई, जब कभी भी आपका कोई भी इनपुट हाई होगा, देन आउटपुट इज हाई। सर इसका तो यही मतलब हुआ ना, एन इनपुट इज लो? नहीं, ये ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि ऑल इनपुट लो हैं तो ही आपका आउटपुट क्या है? लो है। अच्छा, हां, यही तो ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम पहुंचेंगे इसकी ट्रूथ टेबल पर। अच्छा, मैंने इसमें वेव फॉर्म तो बनवाई नहीं यार। अब देखो वेव फॉर्म का आइडिया आप उसी से लगा सकते हो, उसमें 2 इनपुट देने पड़ेंगे। चलो ट्रुथ टेबल पे हम देखते हैं। तो पहले मैंने लिखा ए और फिर मैंने लिखा बी, यहां है y 1 2 3 और 4। देखो भाई ये वही 4 आउटपुट 4 इनपुट तो वही बनाएंगे वैसे की वैसे ही। अब आपको आउटपुट पे फोकस करना है। क्या बोल रहा है? एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई। तो भैया देखो 1 दिखते 1 कर दिया, 1 दिखते 1 कर दिया, 1 दिखते 1 कर दिया, लेकिन जैसे ही इनपुट लो दिखा, ऑल लो दिखे, तभी आउटपुट क्या आएगा? लो आएगा। क्लियर है ये सब तो ठीक है सर, पर इक्वेशन तो आई नहीं हमारी। इक्वेशन लिखता हूं मैं यहां पर, लॉजिकल इक्वेशन ये कहती है y बराबर ए और बी, ए और बी, या तो ए या बी, जो भी दिख रहा है वो लिख दो। तो भैया देखो ए और बी दोनों ही जीरो है, इसलिए जीरो हो गई। यहां ए और बी तो एक जीरो और एक 1 है, तो हमें हाई को प्रेफरेंस देना है, मतलब जो हाई है वही आएगा। 1 और 0, देखो 1 है तो 1 आ गया। अब यहां दोनों 1 है तो 1 आएगा। पर सर 1 + 1 तो 2 होता है, तो मैं इसलिए बोल रहा था कि वो नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां पर नहीं लगाने हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये तीसरा गेट हुआ। अब हम चौथे नंबर के गेट पे चलते हैं और वो है आपका नैंड गेट। अब नैंड गेट का भी हम पहले बात करेंगे किसके? सिंबल पे। अब ठीक है, नैंड गेट जो है वो बनता कैसा है पता है? देखो नैंड गेट जो है वो है आपका कुछ ऐसा, ये आया, ये आया और ये आया। वास्तविकता बेटा ये है कि ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है 2 गेट्स का। कौन कौन से? ये पहले एंड गेट आया और फिर यहां से नॉट गेट आया,
तो ये इसका क्या है, कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को मिला करके यहां पर, इन दोनों को मैंने मिलाया तो ये ऐसा बना दिया डायरेक्टली। ठीक है, अब ये जो नैंड गेट है, ये जो नैंड गेट है, ये कहता क्या है पता है? अब ये जो एंड ने कहा था उसको इन्वर्ट कर रहा है, एंड ने जो कहा था उसे आगे इन्वर्जन दे रहा है। तो एंड ने क्या कहा था? एंड ने कहा था व्हेनेवर एनी इनपुट इज लो देन आउटपुट इज लो। तो उसे क्या कर रहा है? इन्वर्ट, क्योंकि इन्वर्जन नॉट गेट लगा है, तो वो लो की जगह क्या कर देगा? हाई कर देगा। मतलब ये कहेगा व्हेन एनी इनपुट इज लो, तो क्या कहेगा? देन आउटपुट क्या आएगा? हाई। या फिर ऑल इनपुट हाई, ऑल इनपुट हाई, तो वहां क्या कहा था उसने? आउटपुट हाई। तो यहां क्या कहेगा? आउटपुट लो। क्यों? क्योंकि उसने इन्वर्ट कर दिया। ये कहानी है इसकी। तो इसके बाद हम यहां पर इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी देखना। ट्रुथ टेबल, अब आपके पास में ट्रुथ टेबल बनाने के दो तरीके हैं। मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बना रहा हूं। देखो, आप एंड की टेबल बना लो और उसे क्या कर दो? इन्वर्ट कर दो, तब भी काम हो जाएगा। आप पहले एंड की टेबल बनाओ और उसे इन्वर्ट कर लो। क्यों? देखो, यहां तक तो एंड गेट है ही है, फिर सिंगल मिलेगा, उसको इन्वर्ट करके देख लेना। लेकिन मैं इसे डायरेक्टली बना रहा हूं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इज इट क्लियर? अब आउटपुट क्या बोल रहा है? एन इनपुट लो, आउटपुट हाई, तो भैया हाई 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 कर दिया। 0 दिखते ही हाई कर दिया, सारे 1 हैं तो 0 कर दिया, बस इतना। और इक्वेशन मेरे क्या बनेगी बेटा? ये बनेगी y बराबर a डॉट बी का होल बार, पूरे पर है ये बनता है नैंड गेट का कहानी। काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है कई बार हमें कहानी, लेकिन बेटा देख लो उसे। आप देखो ये 1 1 1 0 है, क्योंकि देखो इधर का तो सेम है, 1 1 1 0 है। देखते हैं हम जाके एंड की तरफ। देखो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 हो गया। तो क्या ऐसा ही आ रहा है? क्या ऐसा ही आ रहा है? बस, तो यही कहानी भी है, बस यही कहानी भी। और 5वें नंबर पे है फिर नॉर गेट। ठीक है, मैं आपको एक और चीज ओरली बता रहा हूं, हो सकता है नोट्स में ना मिले। नैंड एंड नॉर, नैंड गेट और नॉर गेट, ये दोनों क्या है? इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इनकी मदद से किसी भी गेट को बना सकते हैं, इसलिए कहते हैं। लेकिन अभी हम उसको बनाने के उसमें नहीं जाएंगे, पहले तो हम बात करने वाले हैं इसके सिंबल पे। अब देखो जरा इधर ध्यान दो, नैंड का सिंबल कैसा था? एंड के आगे गोला, तो यहां नॉर है, मतलब पहले हम बनाएंगे और का सिंबल और उसके आगे लगा दिया गोला। तो ये ऐसे पहचानना होता है भाई, ये ए है, ये बी है, ये वाई है। वास्तविकता में ये बनाया कैसे है? वही कि पहले आपने और बनाया, पहले आपने क्या बनाया? और इसे आगे जाके आपने कनेक्ट किया था नॉट से, इसी के कॉम्बिनेशन से। मतलब ये जो इतना हिस्सा है, इसी को हम यहां पर नॉर कह रहे हैं। अब सोचो यहां पर ये कंडीशन क्या बतलाएगा? और की उल्टी, मतलब व्हेन एनी इनपुट इज हाई, तो और क्या कहता था? आउटपुट हाई। लेकिन देन ये क्या कहेगा? ये कहेगा आउटपुट इज लो, क्योंकि और का इन्वर्जन। या फिर ऑल इनपुट लो, तो आउटपुट क्या आएगा? हाई। ये है इसमें खेल बस। अब देखो ये इतनी सारी जो कहानी है ये प्रैक्टिस से याद होती है, बार बार देखना पड़ेगा तभी याद होगा।
अब हम इसकी ट्रुथ टेबल की भी बात कर लेते हैं लगे हाथों। तो ट्रुथ टेबल में वही पैरामीटर चलने वाले हैं ए, बी और वाई। कितने कॉलम बनाएंगे, कितनी रो बनेंगी, वही बनानी है जितनी बनने वाली है। अच्छा, यहां तो वही भरा जाएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1, लेकिन आउटपुट साइड में क्या हो जाएगा, देखो एन इनपुट हाई आउटपुट लो, हाई पे लो, हाई पे लो, हाई पे लो, लेकिन ऑल इनपुट लो है तभी ये आउटपुट हाई है। अब इसको मैच करके देखो, ये 1 0 0 है तो और में जाओ, तो और में देखो बस इन्वर्ट करना है आगे, और क्या आगे नॉट ही तो लगाए, 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0, क्या है आसान, 1 0 0 0 बिल्कुल। अब क्या रह गई, इसकी इक्वेशन रह गई है जो कहती है y बराबर a, ये इक्वेशन, ये नॉर गेट। क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है, श्योर है। अब इसमें क्या है कि अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि समझना, ये मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी, ये मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी, और ये मैंने इधर में भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहीं तक कर रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं ले रहा हूं। ये भी मैं रेड ले रहा हूं। इतने सारे काहे बना रहा हूं मैं, कई लोग तो इसी शौक में होंगे, इतनी सारी काहे बना रहे हैं सर। अब समझो, मैं यहां पर ले रहा हूं इनपुट ए, फिर मैं यहां पर ले रहा हूं इनपुट बी। देखो जो है वैसे ही शेप में मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां से आगे मैं हर एक गेट का आउटपुट बनाऊंगा, यहां पर पहला मैं बना रहा हूं एंड गेट। अब सोचना है कि बनेगा कैसे, सारे गेट्स को मैं एक साथ कवर कर रहा हूं, यहां पे सारे गेट्स को एक साथ कवर। तो पहले तो इन्हीं को ही डिसाइड करो भाई ये क्या चीज है। देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1, ये 0 है, ये 1 है, बराबर। तो देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसा ही कुछ कुछ बन रहा है। अब एंड गेट क्या कहता है, बस वो याद कर लो। एंड गेट कहता है एनी इनपुट इज 0 आउटपुट इज 0। तो देखो ये 0 0 0 0, यहां पर जाकर के इसने 1 बना दिया और फिर से 0, ये एंड गेट का आउटपुट है भाई। अब मैं यदि आपसे पूछूं और गेट का बनाओ, तो और गेट क्या कहता है, कोई भी 1 दिखा तो 1 करो,
तो बस इसी बेसिस पर आपको चलना है। और ये फिर मैं आपसे बोलूं यहां पर एंड और के बाद, अच्छा मैंने ज्यादा ही लाइन खींच दी फिर तो, कुछ ज्यादा ही। नैंड बोलूं मैं आपसे, तो नैंड क्या कह रहा है बताओ? जो एंड में आया है उसका उल्टा कर दो, जो नैंड इसमें आया है उसका उल्टा करो, तो देखो ये ठीक है। तो बड़ा ही आसान है भाई, अब तो आसान लगने ही वाला है। मैं आपसे पूछूं नॉर में बताओ, ये नीचे 2 लाइन एक्स्ट्रा ही हो गई, तो नॉर कैसे है? देखो ये पढ़िए, ये पता होना चाहिए। एन इनपुट इज हाई आउटपुट इज लो, एन इनपुट इज हाई आउटपुट इज लो। तो ऐसे देखोगे तो देखो ये यहां पर 1 आएगा, बाकी सभी जगह 0 आएगा, फिर ये ऐसे आएगा। अब मुझे एक्स्ट्रा लाइन होगी, मेरे को दिमाग में नहीं आया 1 2 3 4 5 6 चाहिए नहीं, मैंने कितनी 7 8 लाइन खींच दी यहां पे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सारे मैंने यहां पर कवर किए हैं आउटपुट वेवफॉर्म के फॉर्म में। अब थोड़ा सा समय और दे दीजिए मुझे, जो है रिगार्डिंग कुछ लॉज। एक तो है बेटा आपका बूलियन लॉज। एक क्या है? बूलियन लॉज, जो क्या कहता है, जिसमें पहला आता है इनवर्जन लॉ। इनवर्जन लॉ कहता है मुझसे कि ए का यदि ए के ऊपर 2 बार बार लगा दोगे तो वो बार से बार कैंसल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ। दूसरे हैं एंड लॉज, ये कहते हैं मुझसे, देखो 8 एंड 0 आने पर, ए एंड 1 आने पर, ए एंड ए आने पर, और ए एंड ए बार आने पर क्या बनेगा? तो देखो सिंपल सी बात है, यदि यहां पे 0 है तो यहां हमेशा ही 0 आएगा, लेकिन 1 होने पर क्या यहां 1 आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ए 0 कर दिया तो 0 इंटू 1 बन जाएगा, मतलब वो ए पर डिपेंड कर रहा है। और ए को 1 कर दिया तो 1 इंटू 1 पे तो 1 आ रहा है, लेकिन ए को 0 कर दिया तो 0 आ रहा है, मतलब ए पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा ए। अब देखो ए इंटू ए क्या आएगा, तो ए स्क्वायर नहीं होगा, वो तो ए ही होगा, लेकिन ए इंटू ए बार करने पर फिर से 0। क्यों? यदि आपने ए को 0 किया तो 0 इंटू कुछ भी हो फिर तो 0 आ ही रहा है, क्योंकि ए को 1 किया तो ये ए बार है, तो ए को 1 किया तो ए बार 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू 0 हो जाएगा, तो फिर से 0 हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे हैं और लॉज, तो क्या इन्हें रटने की आवश्यकता है? नहीं। यहां देखो, यहां बनेगा ए प्लस, मैं बोल रहा हूं लेकिन ये एक्चुअली में ए और है। अब इसको देखिए और बताइए क्या लिखना चाहिए, खुद सोचना और बताना। अब देखो ए प्लस 0, अब और तो ये कहता है प्लस है, मतलब जो भी है किस पे, एन इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई वाला केस। तो यार यहां पर यदि 0 हुआ तो 0 प्लस 0 तो 0 होगा, लेकिन यदि ए 1 हुआ तो 1 प्लस 0 1 होगा, मतलब ये टोटली ए पर डिपेंडेंट है, तो ये ए बन गया। फिर ए प्लस 1, यार 1 में प्लस है तो ये कुछ भी होने दो, हमेशा मुझे 1 ही मिलेगा। ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a नहीं होगा, ये हमेशा ए ही रहता है। अब ए प्लस ए बार बताओ क्या आएगा? देखो ए को 0 किया तो ये 1 हो जाएगा, और यदि ए को 1 किया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब ये आएगा 1। क्यों? ए को 0 किया तो ए बार क्या हो गया? 1, तो 0 प्लस 1 1। अब ए को 1 किया तो 1 प्लस, अब वैसे तो ये 0 आएगा, तो 1 प्लस 0 अगेन 1। इस प्रकार से ये लॉज हैं, इन्हें लॉज कहते हैं। ये आपको ऐसे लॉ के फॉर्म में नहीं आएंगे, ये आपको ऐसे इक्वेशन, ये क्वेश्चन है अपने आप में, इसमें से कोई भी क्वेश्चन देगा और 4 आंसर मिलेंगे हमेशा आपको। 4 ऑप्शन कौन से देगा? 0 1 ए और ए बार, ये 4 आंसर देगा, आपको इसमें सेलेक्ट करना है। ए बार तो कभी आंसर आता ही नहीं है, बराबर, तो इनमें से कोई एक आंसर हमेशा आपको सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन है, ये 9 आपके लिए लॉज है, लेकिन ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और एक लास्ट चीज और, जिसे कहा जाता है डी मॉर्गन्स थियरम। इसमें 2 थियरम आती हैं, जिसमें पहली थियरम है जो कहती है भैया कि नैंड इक्वल्स टू बबल्ड और, नैंड इक्वल्स टू बबल्ड और। दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल कहानी ये है इसकी कि ए डॉट बी का होल बार लिखा है तो हम उसे तोड़ के ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं। अब यदि कोई ये कहे कि सर प्लस क्यों लगाया है, तोड़ा है तो
नहीं, ये नियम है भाई, थियरम है, प्रूफ करी गई है। आप इसकी अलग अलग ट्रुथ टेबल निकाल के मैच करके देखना, आपको मिल जाएगी। और दूसरी जो है वो कहती है नॉर इक्वल टू बबल्ड एंड, बबलू नहीं है बबल्ड। तो ये कैसे बन रहा होगा? नॉर मतलब a प्लस बी का होल बार, इसकी इक्वेशन। अब यहां क्या आ रहा है? बबल्ड एंड, तो बबल्ड मतलब ये नैंड गेट, सॉरी नॉट गेट से रिलेटेड होता है, तो ये ऐसे चलेगा। मतलब इस पे भी सवाल बन सकता है डायरेक्टली कि भैया ये किसके इक्वल है या ये किसके इक्वल है, तो ये भी सवाल है अपने आप में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। वास्तविकता में ये क्या है? थियरम है। वास्तविकता में ये क्या है? थियरम है। और ऐसे यहां पर जाकर ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। मैं जानता हूं मैंने काफी लंबा समय लिया है आप लोगों का, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपका सारा चीजें कवर हो गई हैं, कुछ भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश की है मैंने मेरी साइड से। अब आपको इसे अच्छे से ग्रैप करना है, प्रॉपरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जाके सवालों को सॉल्व करना है, एंड देन यू विल फील दैट यू नो दिस चैप्टर वेरी वेल। काफी बड़ा चैप्टर है, सेगमेंट बड़ा है, चैप्टर बड़ा है, थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही कम है, तो हमें इसमें ज्यादा समय लगा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आपने इतनी देर तक संयम बनाए रखा, उसके लिए भी धन्यवाद, है ना। और यहां पर ये आपका चैप्टर समाप्त होता है, जो क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है अपनी एनसीईआरटी का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तो तब तक के लिए